हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल TG2 अड्डा। आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ MCQs लेकर आया हूं, जो कि आपके UPMRC के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस आपके अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे UPPCL, UPRVNL, NTPC, इन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक क्लियर करता चलूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एनर्जी गैप इन डायमंड। कह रहा डायमंड जो होता है उसमें एनर्जी गैप कितना होता है। ठीक है, तो बच्चों डायमंड का एनर्जी गैप कितना होता है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक बच्चों, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताऊँगा। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर मैंने डाले हैं, वहाँ से आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये होता है आपका सेमीकंडक्टर का। ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका इंसुलेटर का है। ये इंसुलेटर का है, ये आपका सेमीकंडक्टर है, और ये आपका कंडक्टर। एनर्जी गैप कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि EV जो है किसकी यूनिट है, तो EV जो है आपकी एनर्जी की यूनिट है। रेजिस्टेंस थर्मल कोफिशिएंट इज़ इन सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में आपका प्रतिरोध ताप गुणांक पूछ रहा है कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, ज़ीरो होता है, नन होता है। तो देखिए इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, और पॉजिटिव आपका किस में होता है? कंडक्टर में। ठीक, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे? अल्फ़ा से, और पर डिग्री सेल्सियस की यूनिट होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी मतलब ये होता है कि जो आपका आउटर सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं, 6 होते हैं, 2 होते हैं, नन होते हैं। तो सेमीकंडक्टर में आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर। जैसे आप, ये आपका डायोड है, P हो गया, ये आपका N हो गया, तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर बन जाती है। उसका पूछ रहा है कि थिकनेस कितनी होती है? 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻4 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर और नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 10⁻⁻6 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ अ बैरियर वोल्टेज फॉर सिलिकॉन। मतलब बैरियर वोल्टेज वो वोल्टेज होता है कि यहाँ पे अगर हम इसको सप्लाई दी, ठीक है, तो उस सप्लाई पे क्या होती है? डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। तो उस वोल्टेज को ये पूछ रहा है। सिलिकॉन के लिए क्या होता है? 0.7 वोल्ट होता है। सिलिकॉन के लिए कितना होगा? 0.7 हो। और जर्मेनियम, ये किसके लिए होता है? जर्मेनियम, GE, जर्मेनियम के लिए होता है। एग्जाम्पल ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। देखिए पेंटावैलेंट वो होते हैं जिनको अगर हम सेमीकंडक्टर मिलाएंगे तो क्या होता है? N टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? N टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, आर्सेनिक, फास्फोरस, Sb ऑल। तो बच्चों ये क्या? सभी, ये सभी क्या आपके पेंटावैलेंट है। अगर आपसे ट्राइवैलेंट पूछा जाए तो क्या होगा? इंडियम है आपका, ठीक है, गैलियम है, ठीक, और क्या आपका? इंडियम, गैलियम, ये सब क्या आपके ट्राइवैलेंट है। मतलब इनको मिलाने पे आपके क्या बनेंगे? P टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेजॉरिटी कैरियर्स आर इन N टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब मेजॉरिटी कैरियर्स मतलब वो होता है कि जिनकी संख्या ज़्यादा हो। तो N टाइप में कौन ज़्यादा होते हैं ये पूछ रहा है।
इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, होल्स ज़्यादा होते हैं, प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, नन। तो देखिए एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे आपके, इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये आपके कहलाएंगे माइनॉरिटी कैरियर्स। और अगर आपसे पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात होगी तो वहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स आपके होल्स होंगे और माइनॉरिटी कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड इन सेमीकंडक्टर, कह रहा है सेमीकंडक्टर में किस प्रकार का बंध पाया जाता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, नन। तो बच्चों क्या होता है इसमें आपका कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इन अ प्योर सेमीकंडक्टर द रिलेशन बिटवीन Ni एंड NH, ठीक है, Ni इज इक्वल टू NH, Ni बड़ा है आपका NH से, Ni छोटा है NH से, और इसमें नन, ठीक है। तो प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि ये दोनों बराबर होते हैं, क्या होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक। इन नॉर्मल कंडीशन सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक, मतलब नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेट जो आपका सेमीकंडक्टर होता है ये किसकी तरह व्यवहार करता है, इंसुलेटर की तरह, कंडक्टर की तरह, सेमीकंडक्टर की तरह, और नन माने कोई नहीं। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन पे ये क्या होगा आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, और जब इसको हम क्या करेंगे या तो आप टेम्परेचर दीजिए या डोपिंग करते तो ये बन जाता है आपका कंडक्टर तरह बिहेव करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रिवर्स रेजिस्टेंस एंड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस फॉर जर्मेनियम डायोड, 400 रेशियो 1, 1 रेशियो 400, 10⁻³ रेशियो 1, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, पहला बिल्कुल सही है। विच डायोड इज़ यूज इन वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन में किस डायोड का हम लोग प्रयोग करते हैं, जीनर डायोड का, वैरेक्टर डायोड का, टनल डायोड का, नन, ठीक है। तो आपका जो जीनर डायोड होता है बच्चों, ये आपका इसको प्रयोग हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं, ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कार्य करता है। ये क्या होता है, रिवर्स बायस में काम करता है। विच डायोड इज़ यूज इन रिवर्स बायसिंग, कह रहा है कि किस डायोड का प्रयोग हम लोग रिवर्स बायसिंग में करते हैं, जीनर डायोड, वैरेक्टर डायोड, क्रिस्टल डायोड, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका जीनर डायोड जो होता है आपका रिवर्स में काम करता है। इन ट्रांजिस्टर इज हाईली डोप, एमिटर, बेस, कलेक्टर, नन। देखिए मोस्टली तो हम लोग NPN ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं, NPN, ठीक। ये हाईली डोप होता है, एमिटर, उसके बाद आपका कलेक्टर होता है, उसके बाद बेस होता है। और अगर हम थिकनेस की बात करें तो थिकनेस इसकी ज़्यादा होती है, फिर इसकी ज़्यादा होती है, फिर इसकी होती है, ठीक। डोपिंग में पहले आपका क्या होगा, एमिटर होगा, उसके बाद आपका कलेक्टर होगा, उसके बाद बेस होगा। और अगर हम थिकनेस की बात करें तो कलेक्टर चौड़ा होगा, उसके बाद एमिटर होगा, उसके बाद बेस होगा, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए आपको। विच टर्मिनल ऑफ ट्रांजिस्टर इज बिगेस्ट, वही चीज़ पूछा कौन सा बिगेस्ट होता है, तो आपका क्या होगा, कलेक्टर बिगेस्ट होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन IE एंड IC, देखिए एमीटर करंट है ये और ये कलेक्टर करंट है, ठीक। अब इसमें पूछा रिलेशन क्या है, I इक्वल टू IB प्लस IC, IC इक्वल टू IE प्लस IB, IB इक्वल टू IE प्लस IC, नन। तो बच्चों आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। इसमें जो करंट होती है उसको बोलते हैं IE, ठीक है, जो एमीटर में करंट होती है, और ये जो होती है आपकी IB, और ये होती है आपकी IC। तो ये जो होती है अब ये दोनों भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, I इक्वल टू IB प्लस IC। बच्चों इसमें के न्यूमेरिकल्स भी आपके आते हैं। PNP का सिंबल क्या है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो P फॉर देखिए याद रखिएगा, P फॉर होता प्रवेश, ठीक। तो ये आपका प्रवेश कर रहा है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो ये आपका ये आंसर होगा, ठीक है। अगर आपसे NPN पूछा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, NPN हो जाएगा। ये आपका PNP है और ये आपका NPN। देखिए मेरे गुरुजी ने बताया था P से फॉर प्रवेश, तो ये एरो याद रखिए, N फॉर निकलना, तो ये निकलना है, तो याद रखो, ठीक। व्हाट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर,
सिग्मा इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल ई अपॉन कैपिटल ई एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। तो बच्चों आपका पहला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। गैलियम आर्सेनाइड हैज़ एनर्जी गैप वैल्यू इज 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 और 5 इलेक्ट्रॉन। ये तो आपका डायमंड हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। ठीक, और ये आपका क्या सिलिकॉन का है। ठीक, और जर्मेनियम का क्या होता है 0.67 का लिया, 0.7 का लीजिए, एक ही बात है। कुछ बुकों में आपको 0.67 मिले, कुछ में 7.2 देंगे। ठीक, दोनों सही है। व्हाट इज़ अ सिंबल ऑफ फोटोडायोड। ठीक, ये तो पहला आपका बिल्कुल आंसर सही है। फोटोडायोड इज़ अ मेड ऑफ जर्मेनियम, ठीक है, एसआई और गैलियम आर्सेनाइड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, गैलियम आर्सेनाइड। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन बीटा इज एंड अल्फा। बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, बीटा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, बीटा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन अल्फा, नन। तो देखिए बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक, तो ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी से आप लोग क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा के फॉर्म में बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है इनमें से भी आपके क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। विच रेक्टिफायर हैज़ अ मोर एफिशिएंसी, कह रहा है किस रेक्टिफायर में मोर एफिशिएंसी होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, टू वेव रेक्टिफायर, नन। तो आपका जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है इसकी एफिशिएंसी होती है 81.2%, सबसे ज़्यादा इसकी होती है। और जो हाफ वेव होती है इसकी होती है 40.6%। कह रहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट गेन। बीटा इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी, बीटा इक्वल टू आई सी अपॉन आई, बीटा इक्वल टू आई सी आई ई अपॉन आई बी। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। बीटा इक्वल टू क्या होगा, कलेक्टर करंट बते बेस करंट। और अगर आपसे पूछा जाए अल्फ़ा तो क्या होगा आपका आई सी अपॉन आई ई होगा। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रांजिस्टर हैज़ 1 जंक्शन, 2 पीएन जंक्शन, 3 जंक्शन। तो देखिए ट्रांजिस्टर में क्या होंगे, 2 पीएन जंक्शन होंगे। द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज डैट डोप हैवली मॉडरेटरी लाइटली। तो क्या होता है, ये हल्का डोप होता है। ठीक है, हैवली डोप होता है आपका एमिटर होता है। ठीक, अ ट्रांजिस्टर इज अ डेट इज ऑपरेटेड डिवाइस, करंट वोल्टेज ए प्लस बी, नन। तो बच्चों ट्रांजिस्टर जो थी करंट ऑपरेटेड डिवाइस है। ठीक है, द फॉलोइंग लॉजिक सिस्टम रिप्रेजेंट, ये आपको सिस्टम दे दिया है। अब ये पूछा कौन सा सिस्टम है। ठीक है, तो बच्चों ये कौन सा है, नैंड गेट है, और गेट है, एंड गेट है, नॉट गेट है। तो बच्चों ये आपका क्या और गेट है। ठीक, क्या है, दिस गिवन द गिवन लॉजिक सिंबल रिप्रेजेंट्स। अब ये कह रहा है ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, और गेट है, एंड गेट है, नॉट गेट। तो बच्चों ये क्या है, एंड गेट है। ठीक, लास्ट देखते हैं। द गिवन ट्रूथ टेबल बिलोंग्स टू विच गेट। कह रहा है जो ट्रूथ टेबल दे दी किस गेट से बिलोंग करती है, एंड से, और से, एंड से, नॉट से। तो देखिए 0 0 0, 0 1 0, 1 0 0 और ये 1 1 1। तो बच्चों ये कौन सा गेट है आपका, और गेट है। अगर जोड़ते तो वहाँ पे क्या होता है, एंड गेट होता है। ठीक, तो बच्चों आज के लिए बहुत है, इतने क्वेश्चन बहुत हैं। इन क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मैंने आज आपको बताए हैं। इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा, समझिएगा और हो सके तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए बच्चों और क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर में बुशिंग किसकी बनी होती है। ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा एक बुशिंग होती है। अब ये पूछा किसकी बनी होती है, पोर्सलेन की, लोहे की, मृदु इस्पात की, कॉपर की।
देखिए कॉपर की तो आपकी क्या होंगी, वाइंडिंग होंगी, ठीक, ओके। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, पोर्सलेन। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा भाग हमको दिखता है, तो क्या दिखता है, बुशिंग दिखती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंजर्वेटर किसका बना होता है, पोर्सलेन का बना होगा, लोहे का बना होगा, माइल्ड स्टील का, कॉपर का। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, माइल्ड स्टील का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। ट्रांसफार्मर तेल में होना चाहिए। अब ट्रांसफार्मर के तेल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहा है। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हाई रेजिस्टेंस विद वाटर होना चाहिए, लो विस्कोसिटी होनी चाहिए, और ऑल मतलब सभी गुण होने चाहिए। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ऑल, ठीक। ट्रांसफार्मर तेल जो यूज़ होता है वो क्या होता है, खनिज तेल, खनिज तेल या सिंथेटिक ऑयल, ठीक। इसका फ्लैश बिंदु क्या होता है, 140 डिग्री सेल्सियस, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, 33 kV, 35 kV। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह, रेक्टिफायर की तरह, रेगुलेटर के समान, नन। तो बच्चों ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। इसमें क्या होता है, सिंगल वाइंडिंग होती है, ठीक, जो आपकी दोनों वाइंडिंग में काम करती है। सैंडविच वाइंडिंग का प्रयोग होता है, कोल टाइप ट्रांसफार्मर में करेंगे, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में करेंगे, बैरी टाइप ट्रांसफार्मर में करेंगे, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, सेल टाइप, ठीक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर को बाहरी दोष से बचाता है। इंटरनल से तो आपका कौन बचाएगा, बुकोज रिले बचा लेगा, लेकिन बाहरी दोष अगर आएगा तो कौन बचाएगा, HRC फ्यूज़ बचाएगा, बुकोज रिले, किटकैट फ्यूज़, MCB, ठीक। तो इसमें आंसर क्या होगा, HRC फ्यूज़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आता हूँ। नो लोड की स्थिति के अंतर्गत पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग होगी 98%, 0%, 50%, 90%। बहुत से बच्चे आँख मूंद के 98% बताएंगे, जबकि ये गलत है। इसमें क्या होगा आपका, 0%। यदि वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा है तो यह कहलाता है, खराब वोल्टेज रेगुलेशन कहलाएगा, अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन कहलाएगा, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कहलाएगा, नन कहलाएगा। तो बच्चों क्या कहलाएगा, खराब वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक। अच्छा कौन सा होता है आपका, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। ट्रांसफार्मर का जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है लीडिंग पावर फैक्टर पे, लैगिंग पावर फैक्टर पे, यूनिटी पावर फैक्टर पे, नन। तो आपका जीरो जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा किस पे होगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे। देखिए बच्चों मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के क्वेश्चन लाता हूँ, कोशिश करा करिए इन क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिख लिया करिए, और अगर नोट्स में नहीं लिख पाते तो वीडियो पूरा जरूर देखा करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। डीसी जनरेटर में प्रेरित EMF होता है, AC होता है, DC होता है, AC और DC दोनों होता है ना। तो देखिए इतना जान लीजिए पहले कि आपका होता कहाँ है, ये आपका आर्मेचर में होता है। क्या होता है, आर्मेचर में होता है, और ये हमेशा क्या होता है, AC होता है, ठीक है। उसके बाद इसको कम्यूटेटर का प्रयोग करके DC में कन्वर्ट करते हैं। अधिक धारा को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग, बोथ, नन। तो अधिक धारा के लिए हम लोग लैप बाइंडिंग, अधिक धारा, और अधिक वोल्टेज के लिए वेव बाइंडिंग। ये आपकी किस में होगी, मोटर्स में यूज़ होंगी, ये आपकी जनरेटर में यूज़ होंगी। डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता होगी जब आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर हों, आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस से बड़ी हों,
कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस बड़ी और नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, जब आपकी स्थिर हानियाँ जो है कॉपर लॉसेस के बराबर हो जाती हैं तो डीसी जनरेटर की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। डीसी जनरेटर में इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक किसके मध्य होता है, ईजी और आर्मेचर करंट के बीच में, वी एल और आई एल के बीच में, वी और आई एफ के। ठीक, तो जो इंटरनल जो होती है इनके बीच में होती है, एक्सटर्नल होती है इनके बीच में, और जो आपकी मैग्नेटाइजिंग होती है, मैग्नेटाइजिंग, ये इनके बीच में होती है। आपको तीनों पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर में आर्मेचर करंट और टार के बीच संबंध होता है, टी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई नन। तो बच्चों आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम शंट मोटर की बात करें तो यहाँ पे ये क्या होगा, शंट मोटर के लिए होगा, और अगर हम लोग सीरीज मोटर के लिए बात करेंगे तो ये आपका सीरीज मोटर के लिए हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, 4 पॉइंट स्टार्टर प्रयोग होता है शंट मोटर में, सीरीज मोटर में, कंपाउंड में, शंट और कंपाउंड दोनों में। तो आपका जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है वो आपका शंट और कंपाउंड दोनों में यूज़ होता है। यहाँ पे अगर आपको 3 पॉइंट भी दे दें तब भी आपका शंट और कंपाउंड में यूज़ होगा। अगर यहाँ पे 2 पूछ लें तो 2 आपका किस में होगा, सीरीज में होगा। आपको तीनों पता होनी चाहिए। प्लगिंग ब्रेकिंग का प्रयोग होता है छपाई प्रेसों, रोलिंग मिलों, एलिवेटर सभी। तो आपकी प्लगिंग जो होती है एक प्रकार की ब्रेकिंग होती है बेटा, इसका प्रयोग हम लोग तीनों में करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बड़े अल्टरनेटर्स में गतिमान होते हैं, स्टेटर, पोल्स, फ्रीक्वेंसी, नन। तो बड़े बड़े जो जनरेटर्स होते हैं, अल्टरनेटर होते हैं, उसमें क्या होता है, पोल्स गतिमान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है के डी इक्वल टू साइन एम बीटा बाई 2 इन अपॉन एम साइन बीटा बाई 2, के डी इक्वल टू कॉस एम बीटा बाई 2 एम कॉस बीटा बाई 2, एंड थर्ड है के डी इक्वल टू साइन बीटा बाई 2 साइन एम बीटा बाई 2। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। और अगर आपसे पूछे कि ये तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, अगर आपसे पूछे ठीक है, कभी कभी यहाँ होता है एम की जगह आपको एन भी दे देंगे। ठीक है, तो उससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। किसी मशीन में थीटा एंगल और थीटा मैकेनिकल में संबंध है। बच्चों इसमें के क्वेश्चन बहुत आते हैं, पूछता भी है, तो आपको पता होना चाहिए। थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू 2/p इंटू थीटा मैकेनिकल, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू p/2 इंटू थीटा मैकेनिकल, थीटा इलेक्ट्रिकल अपॉन थीटा मैकेनिकल इक्वल टू नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सही। अल्टरनेटर में उत्पन्न ईएमएफ का मान निर्भर करता है, बैक ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड फ्लक्स। ठीक, ईबी फ्रिक्वेंसी, ईबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नन। तो बच्चों जो आपका क्या होगा, जो आपका ईएमएफ होता है वो एक्साइटेशन पे डिपेंड करता है। किस पे, एक्साइटेशन पे। अगर आपको एक्साइटेशन नहीं दिया है और आपको लोड एंगल दे दिया है तो आप वहाँ पे लोड एंगल लगा लेंगे। ठीक है, ईबी जो होता है आपका एक्साइटेशन पे भी डिपेंड करता है, और किस पे, ईबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन डेल पे भी डिपेंड करता है, लोड एंगल पे भी डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। अल्टरनेटर की चाल को नियंत्रित किया जाता है गवर्नर से, बैटरी से, प्राइम मूवर से, टरबाइन से। तो अल्टरनेटर की चाल को हम लोग गवर्नर से कंट्रोल करते हैं। पोनी मोटर है, छोटी इंडक्शन मोटर है, शंट मोटर है, सीरीज मोटर है, नन। देखिए जो आपकी पोनी मोटर होती है इसका प्रयोग हम लोग सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने में करते हैं। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने में। ठीक, तो ये आपकी क्या है, छोटी इंडक्शन मोटर है। ठीक, तुल्यकालिक मोटर के मामले में स्लिप परसेंट होगी। चलिए निकाल लेते हैं। एस इक्वल टू क्या होगा, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस होता है। ठीक, यहाँ पे क्या है आपका एन एस एन आर बराबर है, तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 0%। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क
होता है। पूर्ण भार बल आघूर्ण का 3/2 गुना, या इसको कह सकते हैं 1.5 गुना, एक ही बात है। पूर्ण भार बलागुण का 5 गुना, पूर्ण भार बलागुण का 3 गुना, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पहला बिल्कुल सही है, पूर्ण भार बलागुण का 1.5 गुना। खिलौनों में कौन सी मोटर प्रयोग करते हैं? सैडेड पोल मोटर, रिलेक्टेंस मोटर, स्टेपर मोटर, नन। तो सैडेड पोल मोटर का प्रयोग हम लोग खिलौनों में करते हैं।